हाय फ्रेंड्स, कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होता है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हाय फ्रेंड्स, एनएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 9। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 9 कक्षा 12 के आज हम बात करेंगे अध्याय 9, जिसका नाम है लेसन 9 में कि 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में शासक, इतिवृत्त और मुगल दरबार। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल दरबार के बारे में, मुगल वंश के बारे में कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। मुगल वंश के संस्थापक आखिर जो थे बाबर थे, तो क्या करता था बाबर, कहाँ का रहने वाला था बाबर, किस उद्देश्य से वो भारत में आक्रमण करता है, उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो लेसन है 12 का, और ना तो इंटर के जो बच्चे 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो अलग अलग कंपटीशन में एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, मुगल दरबार के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें। देखिए क्या हुआ था कि ये मुगल दरबार जो है एक कुल 2 कालखंड में बढ़ जाते हैं। एक जो है प्रथम कालखंड वो 1526 से 1707। पहला कालखंड जो हम बात करेंगे 1526 से 1707 तक चलता है, और दूसरा कालखंड जो है वो 1707 से 1857 तक चलता है। दूसरा कालखंड 1707 से 1857 तक चलती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि प्रथम कालखंड में मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। मुगल वंश या मुगल काल भी आप कह सकते हैं। अगर मुगल वंश के संस्थापक की बात किया जाए, मुगल वंश के संस्थापक की बात किया जाए, तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, जिनका नाम था बाबर। अगर आपको बोला जाएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो क्या बताइएगा? बाबर। क्या बताइएगा? बाबर। बाबर मुगल वंश के संस्थापक होते हैं। इनकी अगर जन्म की बात किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आपको एक जो डेट देख रहे हैं 14 फरवरी का जो डेट देख रहे हैं, यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। आप लोग को ध्यान भी होगा, आप लोग को याद भी होगा कि 14 फरवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है, तो 14 फरवरी का जो ये दिवस मनाया जाता है वह डे ऐतिहासिक डे रहता है, जिसका नाम है वैलेंटाइन डे। समझ गए होंगे कि वैलेंटाइन डे का अर्थ क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो 14 फरवरी के दिन ही, अर्थात बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी के दिन हुआ था, और बाबर को माना जाता है कि बाबर जो था वैलेंटाइन डे का क्या था, एक गिफ्ट था, एक उपहार हुआ करता था। अब इसके बाद जन्म जो हुआ था 1483 में कहाँ हुआ था?
फरगना किला। फरगना जो उज्बेकिस्तान हुआ करता था, उज्बेकिस्तान में मतलब फरगना में इनका जन्म हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था। एक रियासत हुआ करते थे, जिस रियासत का जो नाम था फ्रेंड्स, उस रियासत का नाम था, रियासत जो नाम था उसका नाम था ट्रांस ऑक्सियाना। ट्रांस ऑक्सियाना, इसे ट्रांस ऑक्सियान भी कहते हैं। तो यहीं पर ये रियासत में जन्म हुआ था बाबर को। तो जन्म तो हमें समझ में आ गए कि बाबर का जो जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। रियासत की बात किया जाए तो ट्रांस ऑक्सियाना एक रियासत हुआ करते थे, और उस रियासत में क्या हुआ था, उस रियासत में क्या हुआ था कि बाबर का जन्म हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी माता और पिता की बात कर लेते हैं। जन्म तो समझ में आ गया, अब इनके हम पिता और माता की बात कर लेते हैं कि इनके माता और पिता का नाम क्या था। तो इनकी जो पिताजी का जो नाम था उसका नाम था उमर शेख मिर्जा। पिताजी का जो नाम था फ्रेंड्स वह उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूरलंग के पांचवा संतान बताए जाते हैं। तैमूरलंग के पांचवा संतान बताए जाते हैं। और इनकी माता का जो नाम था वो कुतलुग निगार खान था। इनकी माता के अगर बात किया जाए तो इनकी माता का जो नाम था फ्रेंड्स कुतलुग निगार खान था, जो चंगेज वंश के जो शासक थे उसके 14वें संतान बताए जाते हैं। यही माता जी थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो वंशों का जब मेल हुआ था और दो वंशों के मेल होने से एक बाबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दो अलग अलग वंशों के मेल से एक बाबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान था। ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है जब केवल इसकी आयु 7 वर्ष की होती है। जब 7 वर्ष की इसकी आयु होती है, बाबर की आयु होती है, तो उसमें क्या हुआ था, ध्यान देना है कि 7 वर्ष के उम्र में बाबर जो था तलवारबाजी में काफ़ी निपुण हो गया था। तलवारबाजी से ही वे खेलते रहते थे, तो इतना लगाव उससे हो गया था, इतना प्यार हो गया था कि दिन भर वे तलवार में ही वे समय को क्या करते थे, व्यतीत कर देते थे। तो एक दिन की बात है कि उनके पिताजी उमर शेख मिर्जा अपने पुत्र के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, देख बेटा तुम तो तलवारबाजी में काफ़ी निपुण हो, काफ़ी अच्छे से तलवारबाजी खेल लेते हो, लेकिन बेटा देख बेटा कि मेरे मरने के बाद अगर फरगना पर कोई शासक होगा तो केवल तू होगा बाबर, कि केवल तुम होगे। इसीलिए इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना होगा, राजनीति का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो वो बोलता है, बाबर बोलता है अपने पिताजी से कि देखिए पिताजी, जिस फरगना की आप बात कर रहे हैं, ये फरगना तो यह फरगना जो है मेरे जूते के नोक के बराबर है। मैं जब चाहूँ इस फरगना पर क्या हो सकता हूँ, कब्जा करने बैठने के बाद, राजा बनने के बाद इसको काफ़ी विस्तार कर सकता हूँ। देखिए पिताजी, मेरा ध्यान तो उस क्षेत्र पर है, उस जगह पर है जिस एक देश बताया जाता है, और उस देश का क्या नाम है, उस देश केवल बड़े होने के बाद भारत ऐसे एक देश है,
भारत एक ऐसे देश है, उस भारत देश में मैं क्या करना चाहता हूँ, आक्रमण करना चाहता हूँ। मेरा ध्यान तो उस बाबर पर है, उस भारत देश पर है, जिस भारत देश पर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम जैसे, सिकंदर जैसे लोगों ने आक्रमण किया, जैसे शासकों ने आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद क्या करता है, भारत को लूटता है, क्योंकि भारत को बताया जाता है, भारत को सोने की चिड़िया बताई जाती है। जब इतना बातें उनके पिताजी उमर शेख मिर्जा सुनते हैं, तो सुनने के बाद उन्हें पूरा भरोसा हो जाता अपने बेटे बाबर पर कि हो ना हो यह बाबर एक दिन चलने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा शासक बनकर उभरेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जब केवल उसकी आयु 7 वर्ष के थे, 83 में जन्म हुआ था, 7 वर्ष अर्थात 1490 ईस्वी की बात है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बाबर मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर का जन्म 14 फरवरी 83 में हुआ था। रियासत थे ट्रांस ऑक्सियाना फरगना किले में हुआ था। पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान था। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि 7 वर्ष के बाद मतलब 1490 के बाद क्या क्या घटना घटती है। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट में कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं 1494। अब हम 1494 की बात करते हैं कि 1494 ईस्वी में कौन सी घटना घटे थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब 1494 ईस्वी में ईस्वी की बात अगर हम करते हैं, तो जब बाबर केवल 11 वर्ष का था। कितने वर्ष का, 11 वर्ष का। जब बाबर केवल 11 वर्ष का था, उसी समय क्या होता है कि बाबर के जो पिता उमर शेख मिर्जा होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब उमर शेख मिर्जा के (1494) ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तो थे, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाने के बाद उस समय बाबर का जो आयु रहता है फ्रेंड्स, केवल 11 वर्ष की रहती है। कितने वर्ष के, 11 वर्ष की रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मुगल वंश के वह कौन सा ऐसा शासक था, मुगल वंश के वह कौन सा ऐसा शासक था जो सबसे कम उम्र में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, तो उसमें फ्रेंड्स आप बाबर को नहीं मारिएगा, बल्कि उसमें आप क्या मारिएगा, अकबर को मारिएगा। क्योंकि हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है 1556 में, तो 56 में मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, हुमायूं का बेटा अकबर जो होता है, उसमें आयु उसकी केवल 13 वर्ष की होती है। और 13 वर्ष के उम्र में वो क्या होता है, 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। लेकिन बाबू 1194 ईस्वी में क्या होता है, पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद बाबर गद्दी पर बैठ जाता है। उसमें आयु उसकी केवल 11 वर्ष थी। तो फरगना की बात किया जाएगा, अफगानिस्तान में बात किया जाएगा तो बताइएगा बाबर को, लेकिन मुगल वंश की बात किया जाएगा तो अकबर 13 वर्ष की उम्र में बैठ जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी 1494 ईस्वी में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठ जाता है बाबर, तो बाबर गद्दी पर बैठने के बाद एक उपाधि था जिसका नाम था मिर्जा की उपाधि, उसको क्या करता है, धारण कर लेता है। इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा जो थे वह भी मिर्जा की उपाधि धारण किए थे। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है 1494 ईस्वी में बाबर, तो बैठने के बाद एक उपाधि हुआ करता था जिस उपाधि का नाम मिर्जा की उपाधि था। और मिर्जा की उपाधि को क्या कर लिए थे, वो
धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार से उनका जो नाम हो जाता है वो नाम हो जाता है, पूरा नाम अगर बात किया जाएगा कि पूरा नाम उसका क्या था, बाबर का पूरा नाम की बात किया जाए, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लेकिन जैसे ही ये मिर्ज़ा की उपाधि धारण कर लेता है तो नाम के आगे उन्होंने क्या कर लेता है, मिर्ज़ा लगा लेता है, अर्थात इसका नाम कह सकते हैं मिर्ज़ा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लेकिन बाबर का नाम जो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, फुल नेम। अब हम बात कर लेते हैं ये क्या कर लेता है कि 1494 ईस्वी में मिर्ज़ा की उपाधि को धारण कर लेता है। अब मिर्ज़ा की जब ये उपाधि धारण कर लेता है तो जितने भी लड़ाइयाँ ये पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में लड़े थे, एक राजा का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम रहता है सेवानिखा, उसके साथ क्या करता है ये लड़ाई लड़ता है। जितना लगभग 2, 4, 5 जो भी युद्ध लड़े थे वो युद्ध में सभी के टोटल युद्ध में क्या हो जाता है, बाबर की हार हो जाती है। तो बात आती है 1507, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। 1507 की बात है कि 1507 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थे वो ध्यान दीजिएगा। 1507 ईस्वी में बाबर क्या करता है, 1507 ईस्वी में बाबर क्या करता है, एक बादशाह की उपाधि को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, जिसे हिंदी में बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो 1507 ईस्वी में बाबर क्या करता है कि बादशाह की उपाधि को धारण कर लेता है। उस समय तक 1507 ईस्वी तक बाबर ने क्या किया था, 3 विवाह किया था। कितने विवाह किया था, 3 विवाह किया था। 3 विवाह करता है और तीनों विवाह से उसे क्या होती है, जैसे 3 रानी उसके साथ आती है, 3 रानी के साथ शादी कर लेता है। तो विवाह करने के बाद तीनों रानी के गर्भ से क्या होता है, कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होता, कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं होता है। तो बाबर घबराने लगता है, बाबर को लगने लगता है कि ये 3 शादी करने के बाद भी क्या हुआ, 3 शादी करने के भी हमें आज कोई संतान नहीं होता है, कोई संतान नहीं हुआ। ना तो उसका साम्राज्य बढ़ रहा था, ना तो वो आगे कुछ कर पा रहा था, लड़ाइयाँ भी लड़ रही थी। उसी समय उन्होंने क्या करता है, उसे लगने लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ, जो एक उपाधि मिर्ज़ा की उपाधि मेरे पास था, उस मिर्ज़ा की उपाधि को मैं त्याग देता हूँ और बादशाह की उपाधि को धारण कर लेता हूँ। जैसे ही ये बादशाह की उपाधि को धारण कर लेते हैं, बादशाह की उपाधि को धारण कर लेते हैं, तो धारण करने के बाद उनके घर में 1 साल बाद क्या होता है, खुशखबरी आती है। और 1 साल बाद अर्थात 6 मार्च 1508 ईस्वी में, 6 मार्च 1508 ईस्वी में उसके घर में महम बेगम के गर्भ से एक संतान का जन्म होता है, जिस संतान का नाम बाबर क्या रखता है, तो बाबर उस संतान का नाम हुमायूं रखता है। क्या रखता है, हुमायूं रखता है। और हुमायूं जो था, हुमायूं के अगर अर्थ की बात किया जाए तो हुमायूं का जो अर्थ होता है वो भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हुमायूं को बाबर हुमायूं तो नाम रख दिया था, लेकिन इसका अर्थ भाग्यशाली क्यों रखा गया, क्यों इसको बताया गया कि इसका अर्थ भाग्यशाली होता है, तो इसके पीछे भी फ्रेंड्स एक क्या है, एक कहानी है। वो कहानी क्या है, बात करते हैं उसके बारे में। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को क्या करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये बेटा जो बाबर का जो बेटा था उसका नाम हुमायूं था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, और जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स कहाँ हुआ था, वह भी ध्यान से समझिएगा कि जो जन्म हुआ था
हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो काबुल में हुआ था, जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान की क्या है, राजधानी है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1494 में 11 वर्ष की उम्र में पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है कि बाबर जो था गद्दी पर बैठ जाता है, जिसमें आयु केवल 11 वर्ष की होती है। और उसके बाद एक उपाधि, मिर्जा की जो उपाधि था उसको उन्होंने धारण कर लेते हैं। लेकिन धारण करने के बाद 1507 ईस्वी तक कोई संतान जब उत्पन्न नहीं होता है तो इस मिर्जा की उपाधि को क्या कर देते हो, त्याग देते हैं। मिर्जा की उपाधि को त्याग देते हैं और त्यागने के बाद जैसे ही ये त्याग देते हैं तो एक बादशाह की उपाधि से वर्तमान में, जिसको हिंदी में बादशाह के नाम से जाना जाता है, और उस उपाधि को धारण करने के बाद 1 साल बाद 6 मार्च 1508 ईस्वी में क्या होता है कि उसके घर में एक नई रोशनी आती है, नई किरण लेकर आता है। नए घर में, उसे घर में एक संतान का जन्म होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, बड़ी शौक से बाबर ने उसे का नाम हुमायूं रखा, जिसका अर्थ फ्रेंड भाग्यशाली होता है। और भाग्यशाली कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा अब कि ये 6 मार्च 1508 हुमायूं का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जिसका नाम है भाग्यशाली। अब हम बात कर लेते हैं 6 मार्च 1508 बाबर ने हुमायूं को क्यों कहा कि मेरे घर में एक भाग्यशाली संतान आया है। उसका हुमायूं का अर्थ ही बोल दिया था कि ये भाग्यशाली है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे कहानी है कि 1500 काहे हो तू लोग काय पिला रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 मार्च 1508 के पीछे भाग्यशाली नाम रखने से पहले एक कहानी है। अब ध्यान देना है कि 1501 ईस्वी में एक घटना घटे थे। उसमें क्या हुआ था कि बाबर और सेवानिखा, बाबर और सेवानिखा के बीच एक युद्ध हुआ था। 1501 ईस्वी की बात करते हैं कि बाबर और सेवानिखा में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई का जो नाम कहा जाता है फ्रेंड्स, उसका नाम है सरायपुल का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो क्या हुआ था कि सेवानिखा उस समय काफ़ी ताकतवर सेनापति हुआ करता था। सेनापति सेवानिखा जो था उज्बेकिस्तान के एक राजा के सेनापति हुआ करता था, जो काफ़ी ताकतवर था। तो जितना युद्ध ये बाबर 1501 ईस्वी में जो सरायपुल का युद्ध हुआ था, सेवानिखा क्या कर देता है, बाबर को हरा देता है। और बाबर को हरा देने के बाद बाबर की एक बहन थी, उसके साथ क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। भगाने के बाद उसके अपने राजमहल में लाने के बाद उसके साथ विवाह कर लेता है। और विवाह जब कर लेता है तो बाबर जो था उसका साला बन जाता है और सेवानिखा जीजा। अब 1508 में क्या घटना घटे थे कि जिस सेनापति ने जिस राजा के साथ मिलकर लड़ाइयाँ को लड़ रहा था, क्या होता है कि सेवानिखा और उसके जो राजा हुआ करता था उसके साथ दुश्मनी हो जाती है। और दुश्मनी हो जाने के बाद क्या होता है कि उसका शासक जो था, उसका राजा जो था, सेवानिखा को क्या करता है, धक्के मारकर अपने राजमहल से बाहर निकाल देता है। जैसे ही धक्के मारकर जब निकाल दिया तो सेवानिखा को लगने लगता है अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, अब मैं किधर जाऊँ। तो उसे अपने साले की याद आ जाती है जिसका नाम बाबर था।
उसे लगता है कि अब मैं अपने साले के पास जाऊंगा, बाबर के पास जाऊंगा, वहाँ मैं उससे विनती करके उसके राजमहल में क्या करूंगा, रहूंगा। अब जैसे ही ये सेवानिका बाबर से मिलने आता है, बाबर बैठा हुआ था फरगना में, उसके साथ आता है तो कहता है कि देख बाबर, हम दोनों में जो भी दुश्मनी था उसे क्या करो, उसको दोस्ती में बदल दो, क्योंकि रिश्ते में तो हम तुम्हारे जीजा हैं। तो आओ दोनों मिलकर क्या करते हैं, गलती का एहसास करके मिल लेते हैं और तुम अपने क्या करो, तुम हमें अपने राजमहल में रख लो। बाबर को लगने लगता है कि क्यों ना, अरे दुश्मनी तो पहले थे, रिश्ते में कितना हुई तो मेरा जीजा है। बोला देखिए ऐसी बात नहीं है, आपका मेरे राजमहल में स्वागत है, आप मेरे राजमहल में क्या आकर रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेवानिका बाबर के राजमहल में आता है तो बाबर उससे प्रेम से पूछते हैं कि देखिए, उनसे पूछते हैं कि आज तक हमने आपके साथ जितना युद्ध किया था आपने हमें क्यों हरा दिए, क्योंकि जितना ताकतवर आप हुआ करते हैं उतना तो मैं भी ताकतवर था, लेकिन फिर भी हम आपके सामने हार जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो सेवानिका बड़े प्रेम से बताते हैं कि देख बाबर, मैं 2 नीति का प्रयोग करके तुम्हें क्या करता था, युद्ध में हराया करता था। बोले कि वो 2 नीतियाँ क्या है, तो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो 2 नीति, पहला नीति जो था, पहला नीति जो था फ्रेंड्स, तुगनमा की नीति, और दूसरा नीति जो था वह तोप का प्रयोग। तोप मतलब समझ में करते हो क्या होता है। यही 2 नीतियां से क्या करता था, बाबर को हमेशा सेवानिका हराया करता। लेकिन उसके बाद बोलता है सेवानिका कि तुम टेंशन मत लो, तुम इसकी चिंता नहीं करो, आज मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। अब आज के बाद जितना तुम युद्ध लड़ोगे टोटल के टोटल में क्या होगा, तुम विजयी प्राप्त हो गए। हम तुम्हें यही 2 नीति के तहत तुम्हें जितनी लड़ाइयाँ हैं मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, जिताने की कोशिश करूंगा। बाबर 2 मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक घटना घटती है। वो घटना घटती है फ्रेंड्स 1519 ईस्वी के। 1519 में क्या घटना घटता है उसको हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी कि उनका हुमायूं का जो जन्म था 6 मार्च 1508 में हुआ था। जब जीजा और साले जब दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के बाद उसे एक और खुशखबरी हो जाती है। तब बाबर को लगता है कि हमें हुमायूं का जन्म हुआ और इधर मेरा जो दुश्मन जो था मेरे जीजा, उसके साथ क्या हो गई, मिलन हो गई। तो इसके नाम पर ही उन्होंने इसका नाम भाग्यशाली बता देता है कि एक भाग्यशाली संतान का हमारे घर में जन्म हुआ है, जिसके चलते 2 दुश्मनी आज एक दोस्ती में क्या हो गई है, बदल गई है। तो आज हम बात करेंगे, अगर बात आएगा कि 1501 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो सरायपुल का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और सेवानिका के बीच हुआ था। कौन हारा था, तो बाबर हारा था। और बाबर की बहन को उठाकर ले गया कौन, सेवानिका, उसके साथ क्या किया था, विवाह किया था। तो आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो आप इसे क्या करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बताएं, ताकि जितने भी हम लोगों की तरफ से वीडियो जो अपलोड किया जाएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अब इसके बाद आज तक यहीं तक बात करेंगे, फिर 1519 की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में कि कौन कौन सी घटना घटती है 1519 के बाद। बहुत ही मज़ेदार रोचक एक कहानी है फ्रेंड्स। मुगल वंश के टोटल बात करेंगे हम 1526 से लेकर 1857, जो बहादुर शाह जफर 1857 के अंतिम राजा माने जाते हैं, वहाँ तक हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।